तो दोस्तों इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क ना लेना। तो अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो यही समय है वो काम करने का। हेलो एवरीवन, स्टडी हाउस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है जनवरी 12 2019 और डे है सैटरडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम लोगों ने कल डिस्कशन में लिया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, उससे ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आर ट्रू। आपको सही स्टेटमेंट्स यहाँ पे गेस करनी है। पहली स्टेटमेंट है एनसीएपी इज अ टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी फॉर पैन इंडिया इंप्लीमेंटेशन टू टैकल द इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री इन अ कॉम्प्रीहेंसिव मैनर। दूसरी स्टेटमेंट है द टेंटेटिव नेशनल लेवल टारगेट ऑफ 20 to 30% रिडक्शन ऑफ PM2.5 एंड PM10 concentration by 2024 is proposed under the NCAP, taking 2017 as the base year for the comparison of concentration. तीसरी स्टेटमेंट है द अप्रोच फॉर एनसीएपी इंक्लूड्स कोलैबोरेटिव मल्टी स्केल एंड क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन बिटवीन रेलिवेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली या डी ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। तो आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो पेज नंबर 11 से करने वाले हैं, क्योंकि पेज नंबर 11 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडलाइन आई है। हेडलाइन है व्यूज डिवाइडेड ऑन वोट ऑन अकाउंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो है वोट ऑन अकाउंट। और कल भी मैंने आपके साथ एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो था इंटरिम बजट। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इंटरिम बजट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। तो आज पहले उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर न्यूज़पेपर की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे। देखो 2019 में इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना यहाँ पे बीजेपी को पता है, ना कांग्रेस को पता है, ना सरकार को पता है, ना अपोजिशन को पता है। किसी को भी अंदाजा नहीं है कि कौन जीतेगा। अब इस सिचुएशन में जब बजट पेश किया जाता है इलेक्शन ईयर में, तो हम लोग जो बजट पेश करते हैं वो इंटरिम बजट को पेश करते हैं, फुल फ्लैश्ड बजट पेश नहीं किया जाता। तो ये रीज़न होता है कि यहाँ पे इंटरिम बजट का जानना कि क्योंकि अब इस बारी जो हम लोग 1 फरवरी को बजट पेश करने वाले हैं वो एक इंटरिम बजट होगा। तो हर साल हमें यूनियन बजट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग स्पेसिफिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें होती है। रेवेन्यू वाला पार्ट होता है, एक्सपेंडिचर वाला पार्ट होता है। तो क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल बजट में और इंटरिम बजट में? देखो इंटरिम बजट में वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मल बजट में होती हैं। उसके अंदर भी यहाँ पे रेवेन्यू वाला पोर्शन होता है, एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम लगेगा जैसे यहाँ पे बजट होता है। बट यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो सरकार होती है वो अवॉइड करती है कि कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस इस पर्टिकुलर बजट के अंदर ना सुनाए। सरकार अवॉइड करती है कि जो टैक्सेस के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो ना किए जाएं इंटरिम बजट के अंदर। तो जो इंपॉर्टेंट जो चेंजेस होते हैं, जो पॉलिसी से रिलेटेड चेंजेस हैं, यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड चेंजेस हैं जो कि कहीं ना कहीं वोट बैंक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर चेंजेस को अवॉइड किया जाता है इंटरिम बजट में पेश करने के लिए। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि इंटरिम बजट के अंदर वो चीज़ें पेश नहीं की जा सकती। 2014 में भी ऐसा हुआ था, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कुछ चीज़ें पेश की थी। और यहाँ पे आज जो हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो भी इसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करता है कि सरकार क्या क्या ऑप्शन नए नए ढूंढ रही है। अब यहाँ पे ये था इंटरिम बजट, समझ गए आपकी इंटरिम बजट होता क्या है। अब यहाँ पे एक और शब्द आया हमारे सामने, वो है वोट ऑन अकाउंट। देखो हम अभी की बात नहीं करते हैं, 2017 से पहले की बात करते हैं, जब फरवरी के आखिरी दिन हम लोग यहाँ पे बजट को पेश करते थे। अब बजट को पेश करते थे, उसके बाद बजट के ऊपर डिस्कशन होती थी, बजट को अप्रूवल होता, तो अप्रूवल होने में यहाँ पे मई और अप्रैल आ जाता था। अब यहाँ पे सरकार जब बजट को पास कराती है तो उसमें जो पैसा मिलता है वो सिर्फ 31 मार्च तक के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो बजट पास होता है नए वाला, उसे होने में यहाँ पे मई हो जाती थी। तो वो जो 2 महीने का जो गैप है उसमें सरकार अपना खर्चा कैसे चलाए, क्योंकि यहाँ पे जो पैसे हैं वो तो पार्लियामेंट ही देगी, तभी तो यहाँ पे सरकार खर्च कर पाएगी हम लोगों के ऊपर। तो वो पर्टिकुलर जो बीच के पैसे होते हैं उनको हम लोग वोट ऑन अकाउंट के थ्रू लेते हैं। सरकार वोट ऑन अकाउंट के थ्रू लेती थी कि जब तक यहाँ पे बजट पास नहीं हो जाता तब तक के लिए हम लोग सरकार चलाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत है वो वोट ऑन अकाउंट के थ्रू लिए जाते थे।
अब यहाँ पे 2017 के अंदर जो बजट पेश करने की जो तारीख थी उसको सरकार ने प्रीपोन किया। अब 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, इस वजह से अब वोट ऑन अकाउंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आज भी जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सरकार क्या क्या ऑप्शन ढूंढ रही है, क्या सरकार वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी या इंटरिम बजट पेश करेगी या क्या होने वाला है अभी 1 फरवरी को। तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा एकदम एनालाइज करके कि वोट ऑन अकाउंट सरकार अवॉइड करती है और इंटरिम बजट पेश करेगी क्यों। अगर सरकार वोट ऑन अकाउंट पेश करती है तो कहीं ना कहीं ये एनालिस्ट के माइंड में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ये घूमता है कि सरकार, क्या भरोसा नहीं है सरकार को कि वो फिर से चुन के आएगी, क्योंकि इंटरिम बजट का मतलब है कि सरकार अभी बजट दे रही है और फुल फ्लेश्ड बजट यहाँ पे जब वो चुन के आएंगे उसके बाद वो लोग सामने निकालेंगे। तो ये भी एक तरीके का माइंडसेट है जो कि क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे ये दो चीजें थी जो मुझे क्लियर करनी थी, वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट। ओके, तो आज की जो हेडलाइन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, व्यूज डिवाइडेड ऑन वोट ऑन अकाउंट ऑप्शन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट और फिनेंस एक्ट को अमेंड करने की जो सरकार बातें कर रही है, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर कुछ रिलैक्सेशन देने की बात कर रही है, अभी वो होगा या नहीं होगा इसके बीच में जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो फंसे हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि क्या सरकार जो कन्वेंशन चला आ रहा है, कन्वेंशन क्या चला आ रहा है कि जब हम लोग इंटरिम बजट पेश करते हैं तो कोई भी नए अमेंडमेंट पेश नहीं करते फिनेंस एक्ट के अंदर या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, या कोई नई नई पॉलिसीज हम लोग लॉन्च नहीं करते। तो उसी के बारे में बात यहां हो रही है कि क्या सरकार यहां पे कोई नई स्कीम अनाउंस करेगी, क्या यहां पे कोई टोकन एक्सपेंडिचर अनाउंस होगा ड्यूरिंग द वोट ऑन अकाउंट ऑन February 1, और क्या क्या बाकी सारी चीजें होती हुई हम लोगों को नजर आएंगी। तो ऑफिशियल्स का यह मानना है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है दैट द वोट ऑन अकाउंट विल नॉट बी अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। तो वोट ऑन अकाउंट विल नॉट बी अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, इस चीज को बोल दिया है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह कहना है कि देयर इज नथिंग इन द रूल्स दैट से द गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा रूल्स में बिल्कुल नहीं है कि यहां पे सेशन के अंदर जब इंटरिम बजट पेश किया जाएगा तो इसके अंदर सरकार चेंजेस नहीं ला सकती है, बट कन्वेंशन के थ्रू हम लोग ये चीजें नहीं करते हैं। एक और आपकी स्क्रीन आ रही है आपकी मोबाइल फोन्स पे या फिर जब आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो वहां पे, तो नॉर्मल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है तो वो बिल्कुल एकदम नॉर्मली अमेंड होता है, मतलब सिंपल मेजोरिटी से उसको पास होना होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सरकार अगर कोई चेंजेस लाती है तो ये पहली सरकार बन जाएगी। इससे पहले भी आप देखोगे कि 2014-15 के अंदर जब वोट ऑन अकाउंट पेश किया गया था उस समय वन रैंक वन पेंशन वाली स्कीम को भी लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये भी एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके साथ साथ जब प्रणब मुखर्जी जी थे फिनेंस मिनिस्टर 2009-10 के अंदर, उन्होंने भी वोट ऑन अकाउंट के समय पर यहाँ पे इंटर सबवेंशन स्कीम को बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया था 1 साल के लिए एक्सपोर्टर्स के लिए। तो उसका उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिला था। जो डिफेंस स्पेंडिंग थी मुंबई टेरर अटैक के बाद, उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया था। साथ ही जब NDA 1 की सरकार थी उस समय भी जसवंत सिंह ने अनाउंस किया था एक्सटेंशन ऑफ अंत्योदय अन्न योजना। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बारी होगा अगर कोई नए नए चेंजेस आएंगी, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो वापस आ जाओ पेज नंबर 1 पे। यहां पे हम लोग आज की पहले हेडलाइन देखेंगे, फिर आपको और कुछ बेसिक्स में बताऊंगा। आलोक वर्मा ऑप्ट्स फॉर रिटायरमेंट, सेज नेचुरल जस्टिस इज कटल्ड। तो यहाँ पे जो आलोक वर्मा जी हैं, जो कि अब CBI के डायरेक्टर नहीं रहे हैं, जब से हमारे सामने जो हाई पावर सिलेक्शन कमेटी है जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज थे और यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, 2:1 के रेशियो से हमारे सामने डिसीजन आया कि आलोक वर्मा जी को अब CBI के पद पे नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे 31 जून के बाद उनको डाल दिया गया था, उनका ट्रांसफर कर दिया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स के रूप में। यहाँ पे CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा जी ने मना कर दिया अपने नए असाइनमेंट के लिए और यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने यहाँ पे अपनी रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट कर लिया। अब रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट करते समय उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली कि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस को डिस्कटल किया गया है, नेचुरल जस्टिस वाला जो लॉ है उसको इग्नोर किया गया है। तो नेचुरल जस्टिस वाला लॉ जानना भी हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता क्या है? देखो, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि नोबडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड, बिना किसी को सुने, बिना किसी की गवाही सुने आप उसको सजा नहीं दे सकते। और यहाँ पे CBI डायरेक्टर की गवाही नहीं सुनी गई, तो इसलिए CBI डायरेक्टर ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नेचुरल जस्टिस वाला है उसे स्कटल किया गया है।
दूसरा पॉइंट जो नेचुरल जस्टिस के अंदर आता है वो ये है कि नोबडी कैन बी जज ऑफ हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने ही केस का जज नहीं हो सकता। जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के अंदर वो ये है, अथॉरिटीज मस्ट बी बोनाफाइडी एंड एक्ट विदाउट बायस। जो भी अथॉरिटीज हैं उनको बोनाफाइडी मैनर में यहाँ पे जो सारी की सारी चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए और उनको बिल्कुल भी बायसनेस नहीं करनी चाहिए अपने डिसीजन सुनाते समय। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने की ये पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो पेज नंबर 5 पे आपको एक खबर मिलती है, इसरो क्रैंक्स अप गगनयान प्रोजेक्ट। हमारा गगनयान प्रोजेक्ट जो कि हमारा यहाँ पे मैन पावर्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। हम लोग अंतरिक्ष में यहाँ पे 3 लोगों को भेजने वाले हैं 2022 के अंदर और हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे GSLV Mark 3 का। अब उससे रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल आया है, पहले हम लोग आर्टिकल देखेंगे आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे इसरो ने बोला है कि गगनयान के ऊपर काम चालू हो गया है। गगनयान हमारा मिशन है, हम लोग को पूरा करना है बाय 2022। हमारा मैन्ड मिशन है टू स्पेस। यहाँ पे उसके लिए क्रिएट किया गया एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु के अंदर और उस पर्टिकुलर सेंटर के डायरेक्टर के रूप में भी चुना गया है उन्नीकृष्णन नायर जी को। जो उन्नीकृष्णन नायर जी हैं, इन्होंने पहले इसरो के एडवांस स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम को लीड किया था जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से चल रहा था। इसके साथ साथ वो डायरेक्टर भी हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट के। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटर के अंदर 800 से 900 लोगों की जरूरत है, उसको इसरो अपने ही कॉलेजेस से चुनने वाली है। और यहाँ पे GSLV Mark 3 की जब से हम लोगों ने सेकंड सक्सेसफुल फ्लाइट देखी है नवंबर के अंदर, उसके बाद हमारा भरोसा और ज़्यादा डेवलप हो गया है कि हमारा गगनयान कामयाब रहेगा। पर उससे पहले हम लोगों को 2 नॉन क्रू फ्लाइट भी सक्सेसफुली कंडक्ट करनी होंगी दिसंबर 2020 के अंदर और जुलाई 2021 के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने और भी बहुत सारे टेस्ट कर लिए थे, जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा, क्रू एस्केप सिस्टम का भी टेस्ट किया था। तो यहाँ पे 2022 ही क्यों चुना गया है? क्योंकि वो साल हमारे लिए ज़रूरी है। हम लोग बनाएंगे इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। साथ ही इस पर्टिकुलर आर्टिकल में राइट हैंड साइड पे चंद्रयान 2 के बारे में भी कुछ खबरें थी। तो चंद्रयान 2 भी हम लोग भेजने वाले हैं इसी साल, जिसका वजन 3290 kgs का होने वाला है। 800 करोड़ रुपीस की यहाँ पे कॉस्टिंग बैठने वाली है। और मेन जो ऑब्जेक्ट है हमारे चंद्रयान 2 का वो यही है कि वो ऑर्बिट करे मून को, बहुत सारी रिमोट सेंसिंग ऑपरेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे लूनर टोपोग्राफी के बारे में, मिनरलॉजी के बारे में, एलिमेंटल एबंडेंस के बारे में और लूनर एक्सोस्फेयर के बारे में। देखो आपकी स्क्रीन पे एक और खबर आ रही है, ये भी पेज नंबर 5 पे ही है। ये न्यूज़ मैं पहले भी डिस्कशन में ले चुका हूँ, बट एक बारी और इसको देखते हैं कि क्या है ये। तो इसरो प्लान कर रहा है कि जो 4th स्टेज है PSLV की वो सक्सेसफुल हो सके और जल्द से जल्द जो 4th स्टेज है उसको एडवांस वर्जन में लेकर आए हम लोग। और यहाँ पे जो माइक्रोसैट R पेलोड है जिसको हम लोग इसी महीने भेजने वाले हैं, उसको हम लोग सक्सेसफुली PSLV C44 की मदद से भेज सकें। PSLV C44 के अंदर जो एडवांस्ड वर्जन जो 4th स्टेज की हम लोग बात करते हैं उसका इस्तेमाल किया हुआ है। बेसिकली ये जो 4th स्टेज है जिसे हम लोग PS4 कह रहे हैं, उसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है और अभी कोई भी सोलर पैनल से नहीं लगाए गए हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सोलर पैनल लगते नहीं हैं, अभी हम लोगों ने सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज ही लगाई हैं। आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हम लोग सोलर पैनल्स का भी इस्तेमाल करेंगे जल्द ही आगे आने वाले मिशन के अंदर। तो इसरो का यह कहना है कि ये जो 4th स्टेज होगी ये अपने आप में एक सैटेलाइट की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी चेंजेस लाने वाली है। देखो आप लोग समझो, अपनी स्क्रीन पे देखो राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे जो आखिरी स्टेज होती है जिसमें जो टॉप होता है, यहाँ पे जो 4 वाला नंबर जो पॉइंट है, तो जो टॉप होता है वो क्या करता है, उसको हम लोग इस तरीके से भेजते हैं कि वो जो टॉप है वो हमारे समुद्र में गिर जाए, नीचे आके समुद्र में गिर जाए जब वो सैटेलाइट को वहां पे छोड़ दे। पर हम अब क्या करेंगे 4th स्टेज के अंदर, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर डाल देंगे, इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी डाल देंगे कि वो यहाँ पे स्पेस के अंदर ही रहेगा, स्पेस के अंदर ही एज अ डेब्रिस, एज अ वेस्ट घूमता रहेगा और कुछ सालों बाद अपने आप ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या उसको हम लोग अब जो प्लान कर रहे हैं वो ये है, एज अ स्पेस शटल के रूप में या एज अ स्पेस सेंटर के रूप में भी उस पर्टिकुलर का इस्तेमाल कर सकें। ओके, उसको रिसाइकल करके उसको एक वैल्यू प्लेटफॉर्म दे सकें स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो ये पर्टिकुलर हमारा चल रहा है PSLV जो है हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके अंदर चल रहा है। और माइक्रोसैट R पेलोड हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इसी महीने PSLV C44 की मदद से। ओके, जिसको हम लोगों ने एक नॉर्मल नेम दिया है, वो है PSLV DL। तो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पे आपको एक और हेडलाइन मिलती है, #MeToo टाइम लिमिट ऑन फाइलिंग कंप्लेंट्स लाइकली टू बी रिलैक्स्ड।
तो हैशटैग मीटू कैंपेन जो कि 2018 में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन रही, बहुत सारी सोशल मीडिया पे कैंपेन हिट रही। इस कैंपेन के अंदर होता क्या था, जो महिलाएं हैं जिनके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं वो अपनी कहानी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख रही थी। उसके बाद बहुत सारे लोग अवेयर हुए और सरकारों को भी यहाँ पे एक्शन लेना पड़ा। अब भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए एक सब कमेटी का गठन किया था। अब उस सब कमेटी को यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन देने थे कि हमारे देश में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो 2013 वाला जो लॉ है, वो सही काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो उसके अंदर क्या क्या सजेशन थे उसके बारे में अभी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। अभी रियल सजेशंस हमारे सामने नहीं आए हैं, पर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये लगाई जा रही है कि जो यहाँ पे 3 महीने की जो टाइम लिमिट होती है कंप्लेंट करने की, उसको शायद रिलैक्स कर दिया जाए। और यहाँ पे जो आईसीसी है, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, उसके जो लोग हैं उनको भी एज अ पब्लिक सर्वेंट माना जाए, जिससे उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ सके और वो भी बोनाफाइड मैनर में, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष मैनर में सारे के सारे डिसीजन सुना सकें। तो यहाँ पे जब ये सब कमेटी, जिसको यहाँ पे हेड कर रहे हैं स्पेशल सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो 3 बारी मिल चुकी है पर्टिकुलर कमेटी और यहाँ पे ड्राफ्ट हो चुके हैं रिकमेंडेशंस। वो अपनी जो रिपोर्ट है वो जल्द ही 4 मेंबर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को पेश करने वाले हैं, जिनको हेड कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही है कि पहला, जो 3 महीने का जो विंडो है जो यहाँ पे विक्टिम्स जो कंप्लेंट फाइल कर सकते थे उसको रिलैक्स कर दिया जाए। जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अंदर, अब उसके लिए जो सेक्शन 9 है उसे हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो सरकार ये कह रही है जब तक उसके अंदर हम लोग अमेंडमेंट नहीं लाते हैं, जब तक स्पीकिंग ऑर्डर को मान लिया जाए, कि मतलब अगर सरकार कोई बोल के ऑर्डर देती है तो उसको मान लिया जाए और टाइम लिमिट को यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कमेटी के रिकमेंडेशन कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं आईसीसी के इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के, उनको पब्लिक सर्वेंट्स के पार रखा जाए एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, और उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी इम्यूनिटी भी मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक और न्यूज़ आ रही है, पेज नंबर 11 पे है। आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो तस्वीरें देख के कि क्या हो रहा है। हम लोग एयरलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। एयरलाइन रेटिंग नाम की यहाँ पे एक रेटिंग हमारे सामने आई है, जिसने रैंक करे हैं इंडियन एयरलाइंस को। ओके, रैंक करती है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी, कि इन फ्लाइट प्रोडक्ट्स कैसे हैं, वो देखती हैं कि उस फ्लाइट के अंदर एंटरटेनमेंट कैसे हैं, यहाँ पे कैबिन स्पेस कैसा है, कंफर्ट लेवल कैसा है, बेवरेजेस को देखा जाता है, फूड को देखा जाता है, सीट की क्वालिटी कैसी है, वेबसाइट इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जो फ्लाइट की है वो कैसी है, और भी जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रेटिंग क्राइटेरियाज होते हैं उनको देखा जाता है। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया होता है, जो रैंकिंग होती है, उसे इंडस्ट्री के लोग और यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों को कौन सी एयरलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे 232 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इस पर्टिकुलर एयरलाइन रेटिंग का इस्तेमाल करती हैं। तो फाइनली इस एयरलाइन रेटिंग को फॉर द ईयर 2018 लॉन्च किया गया है। नाम है एयरलाइन सेफ्टी एंड प्रोडक्ट रेटिंग फॉर 2018। इसको 2013 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे अब जो पर्टिकुलर रेटिंग आई है, जिसको एक रेटिंग एजेंसी निकालती है, उसका नाम है airlinerating.com। उसने चीज़ सामने रखी है कि जो जेट एयरवेज हैं उसने टॉप किया है प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट के अंदर। स्कोर आया उसका 7 आउट ऑफ 7 इन फुल सर्विस कैरियर कैटेगरी। और यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस का यहाँ पे लो कॉस्ट एयरलाइन कैटेगरी के अंदर स्कोर आया 4, और 4 आया है आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे जो एयरलाइन रेटिंग है इसके अंदर आप देखोगे 1 to 7 स्टार्स दिए जाते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर जो हाईएस्ट जो मिलता है वो फुल सर्विस कैरियर्स को मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे जेट एयरवेज ने टॉप किया है। मतलब अगर आप जेट एयरवेज से जाओगे तो आपको सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छी तरीके से मिलने वाली हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करें कि जिन्होंने अच्छे अपने प्रोडक्ट्स मैनेज करे हैं, उसमें यहाँ पे इंडिगो और स्पाइस जेट है, उनको 4 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5। यहाँ पे एयर इंडिया को और गो एयर को मिले हैं 5 and 7, 5 on 7 और 3.5 on 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, और जो विस्तारा एयरलाइंस है वो सिर्फ और सिर्फ इकलौती ऐसे इंडियन कैरियर है जिसको यहाँ पे रेट नहीं किया गया। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इकोनॉमी वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं। यहाँ पे खबर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ फॉल्स टू 17 मंथ लो ऑफ 0.5%। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलीज़ किया गया है और रिलीज़ में बताया गया है कि 17 महीने में सबसे ज़्यादा लो पे है इस समय, ग्रोथ 0.5% है। और उसका कारण यहाँ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और जो कंज्यूमर का जो यहाँ पे भरोसा है वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक्स रिवाइज करना। IIP के बारे में बेसिक्स देख लेते हैं। तो IIP के बारे में बेसिक्स आपके राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडिया का इंडेक्स
इंडेक्स है जिसके अंदर हमारे देश के जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर उनकी ग्रोथ को हम लोग मेजर करते हैं। ऑल इंडिया आईआईपी क्या करता है, कंपोजिट इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म चेंजेस कैसे आए हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो प्रोडक्शन को देखा जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के, इसको मंथली बेसिस पे रिलीज करती है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे जो बेस ईयर होता है या बेस यहाँ पे जो मंथ होता है उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो रेफरेंस मंथ होता है यहाँ पे रिलीज करना पड़ता है। करंट बेस ईयर जो है आईआईपी का वो 2011-12 वाला है और इसके अंदर आती हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज जिनके बारे में मैंने आपके साथ एमसीक्यू के सेक्शन में भी डिस्कशन में लिया था। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज करती हैं 40.27% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द आईआईपी प्रोडक्ट्स। और वो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और यहाँ पे हमारे फर्टिलाइजर्स। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है चैंगी 4 लूनर प्रोब के बारे में। चाइना ने अब भेज दिया है अपना एक लैंडर और एक रोवर और यहाँ पे एक सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जो कि कॉम्बाइनली हम लोग चैंगी 4 लूनर प्रोब के नाम से जानते हैं और उसको भेजा है यहाँ पे चंद्रमा की उस सतह पर जो हम लोगों को कभी दिखाई नहीं देती है, द फार साइड ऑफ द मून। और वहाँ पे जो रोवर है उसका नाम है Yutu-2। उसकी यहाँ पे पहली तस्वीरें आ गई हैं, उसने यहाँ पे कदम बढ़ा ली हैं चांद के ऊपर। आप लोग वो पिक्चर्स देख सकते हो। तो चाइना ऑन फ्राइडे हेल्ड इट्स हिस्टोरिकल मिशन और उसको कंप्लीट सक्सेस के रूप में चाइना ने यहाँ पे बताया है। पर यहाँ पे और भी बड़े बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं Yutu-2 मतलब रोवर के लिए, क्योंकि जो टेरेन्स हैं, जो सतह हैं चांद की, वो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है। तो आप अपनी पिक्चर देख सकते हो राइट हैंड साइड पे किस तरीके से टायर्स जा रहे हैं यहाँ पे रोवर के। यहाँ पे जो चैंगी 4 जो नाम है वो पड़ा है मून गॉडेस के नाम से और मेन मकसद यही है यहाँ पे कि हम लोग एक्सप्लोर कर सकें मून की रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे हमारे सामने निकी एशिया रिव्यू ने भी कुछ चीजें रखी थी चैंगी 4 लूनर प्रोब के बारे में जो मैंने आपको बताई थी। वहां पे ये चीज बोली गई थी कि यहाँ पे चाइना का एक मकसद ये भी हो सकता है कि हीलियम 2 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाइना गया है मून के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो स्पेस एक्स की तरफ से एक रॉकेट बना के तैयार कर दिया गया है जिसका नाम रखा गया है स्टारशिप। अब ये जो स्टारशिप है ये कभी एक दिन यहाँ पे लोगों को ले जा पाएगा मून के ऊपर और मार्स के ऊपर। उसकी भी पिक्चर्स आप लोग देखो तो यहाँ पे ये 9 मीटर डायमीटर वाला पर्टिकुलर इसका जो प्रोटोटाइप है ये बिल्कुल प्रिपेयर करके खड़ा हुआ है। ये कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट है वो बताई जा रही है, वो हमें मार्च या अप्रैल में देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे इसका जो ऑर्बिटल प्रोटोटाइप है वो हमें जून में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ आगे आपके स्क्रीन पे एक और खबर आ रही है, ओशियंस आर हीटिंग अप एट अ फास्टर पेस। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में देखो, ये जो आपको येलो येलो कलर के दिख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं आर्गो, ARGO आर्गो, जो कि ब्लू कलर में भी लिखा हुआ है। सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है, देखो यहाँ पे आर्गो की मदद से हम लोग ओशियन को मॉनिटर करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो समुद्र है उनका कैसा टेम्परेचर है, कैसी उनकी सैलिनिटी है, उनका pH लेवल कैसा है और भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिनको हम लोग गैदर करते हैं और उस बेसिस पे हम लोग कलेक्ट करके एक सर्वे बनाते हैं। उसी तरीके का सर्वे हमारे सामने है और ये बताया है कि ओशियन के अंदर जो हीटिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो जो तापमान है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे हमारे समुद्रों का, और यहाँ पे वो क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओके, तो उनको हम लोग कंट्रोल करना है। यहाँ पे आप देखोगे जो 93% जो एक्सेस हीट है जो हमारी अर्थ के ऊपर ट्रैप हो जाती है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है। और ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से आती हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के बाद। इसी वजह से हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, कार्बन स्टोरिंग की बात कर रहे हैं। ओके, कि हम लोग कार्बन को स्टोर करके समुद्र के नीचे डाल देंगे, सी बेड में डाल देंगे। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे खबर आई है कि वर्ल्ड के जितने भी ओशंस हैं वो पहले से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, हीट हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेटिंग पेस में वो लोग यहाँ पे हीट हो रहे हैं। यहाँ पे आप एग्जाम के लिए इस आर्गो का याद रखोगे कि आर्गो असलियत में क्या है और किस चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी। सैटरडे का न्यूज़पेपर थोड़ा सा छोटा आता है पर आज हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन में लिए। कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना, और जाते जाते डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और कोई भी आपके मन में कमेंट, सवाल, जवाब, क्वेरी हो, कुछ भी हो, फेसबुक पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ या नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। आज की वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड एंड लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड।